राइज ऑफ रिबॉर्न क्वीन एपिसोड 6। जीवा जल्दी से सोफे से उठ भागकर उन दोनों लड़कियों के गले लग जाती है और कहती है, तुम दोनों कब आई इंडिया, मुझे कॉल क्यों नहीं किया। दोनों लड़कियां उसे घूरने लगी तो जीवा अपना गला साफ करते हुए बोली, अरे अब ऐसे क्यों देख रही हूँ यार, अब आइए मिलवाते हैं इन दोनों से। यह है निधि और अविका, जीवा की फ्रेंड। ये दोनों जीवा को उसी हॉस्टल में मिले थे जहां जीवा गई थी। दोनों जीवा की काफी हेल्प भी करती हैं। तो निधि उसके सर पर मारते हुए तू तो बोली थी कि आएगी हमसे वही मिलने। उनकी बात सुन जीवा बोली, यार तुम दोनों तो अभी से ही मुझसे शिकायत करने लगी। तो रचित आगे आते हुए जीवा के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए निधि और अविका से बोला, अरे मेरी साली साहिबा, आप दोनों इतनी दूर से आई हैं, थोड़ा आराम कर लो, फिर शिकायतें तो रहेगी। जीवा रचित के फेस को देखकर बोली, क्या आपको पता था कि यही दोनों आने वाली हैं। रचित अपना चेहरा इधर उधर करने लगा तो जीवा उसके पेट पर अपना हाथ मारते हुए बोली, आपको तो बाद में देखती हूँ, पहले इन दोनों को इनका कमरा दिखा दूँ। रचित बोला, जान, उन दोनों को कमरे तुम्हारे दोनों देवर दिखा देंगे, तुम चलो, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। रचित और जीवा कमरे से बाहर जाते उससे पहले ही नौकरानी जिरांश और रीवा को लेकर उसी कमरे में आ गई। जीवा उन दोनों को देखती है तो जिरांश और रीवा के साथ जाके बैठ गई। अविका और निधि ने अतुल और समीर बेचारों की ओर एक बार भी नहीं देखा तो समीर फुसफुसा कर बोला, लगता है भगवान हम दोनों पर बड़ा मेहरबान है। अतुल मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाई, अब की बार मना कर अपने दिल की बात बोल ही देना। तो समीर अतुल के कंधे पर हाथ रख कर बोला, बेटा ये जो ज्ञान तुम हमको दे रहे हो ना, तुम खुद पर ट्राई क्यों नहीं करते। अतुल अपनी कॉलर सीधी करते हुए बोला, अब की बार देखो, बस मेरी बैंड बज ही जाएगी इस साल, और 1 साल बाद 3-4 बच्चे होंगे। अतुल की बात सुन समीर जोर जोर से हंसने लगा और सब उसकी ओर देखने लगे। अतुल उसको चुप करवाते हुए बोला, भाई क्या कर रहे हो, पोपट हो जाएगा आपका। समीर आगे देखता है तो सब उसी को देख रहे थे। वो जल्दी से आगे आता है और अविका से कहता है, हेलो अविका जी। अविका भी उसे हेलो कहती है। समीर निधि को भी हेलो बोल वहीं बैठ गया तो जिरांश अविका और निधि से बोला, मासी क्या आप दोनों ने बॉयफ्रेंड बना लिया है। उसकी बात सुन निधि और अविका हैरानी से जिरांश की ओर देखने लगी और अतुल और समीर उनका जवाब सुनने के लिए उनकी ओर देखने लगे। तो जीवा बोली, गोलू बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं, चलो सॉरी बोलो मासी को। तो जिरांश बोला, मोम मैं बस पूछ रहा हूँ, अगर मासी के कोई बॉयफ्रेंड है तो हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और अगर नहीं है तो हमको दोनों मासी के लिए लड़का देखना पड़ेगा ना। जीवा जिरांश का कान मरोड़ते हुए कहती है, अच्छा तुम ढूंढोगे लड़के, पहले बड़े हो जाओ, ठीक है। अविका और निधि उससे जिरांश को छुड़ाते हुए बोली, तू छोड़ पहले इसको। और जिरांश को अपने गोद में लेकर निधि कहती है, हमारा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है चैंप, तुम हो ना ढूंढने के लिए। जिरांश खुश होकर बोला, ओके ठीक है, मैं आप दोनों के लिए मेरे जैसा हैंडसम बॉयफ्रेंड ढूंढूंगा। उसकी बात सुन सब हंसने लगे। तभी कुछ गिरने की आवाज आती है तो सब देखते हैं कि रीवा एक सेब लेकर सोफे से नीचे गिर गई, पर उसने सेब अपने हाथ से छोड़ा नहीं है। जिरांश जल्दी भागकर रीवा के पास जाता है। जीवा और सब भी पास चले गए। जीवा जल्दी से उसे सोफे पर बिठा के चेक करने लगी और 4 लोग तो उस नौकरानी को घूर कर देखने लगे। रचित बोला, तुम क्या कर रही थी कि रीवा नीचे गिर गई। नौकरानी के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। जब जीवा ने देखा कि सब उसको डांट डांट कर ही मार देंगे तो वो उस नौकरानी से बोली, तुम जाओ। तो नौकरानी तुरंत वहां से चली गई तो सब लोग रीवा को घेर कर खड़े हो गए। रीवा जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबको देख रही थी, वो काफी क्यूट लग रही थी। निधि उसके पास आके रीवा की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है तो रीवा जोर जोर से रोने लगी और अपना सेब छुपाने लगी। उसको ऐसा रोते देख जिरांश उसके पास बैठते हुए उससे बोला, रियू बेबी, ये तेरा सेब नहीं छीनेगी। तो रीवा थोड़ा शांत हुई। फिर जिरांश बोला, ये हम दोनों की मासी है ना, इसलिए यह नहीं छीनेगी। जिरांश की बात सुन पता नहीं रीवा की समझ आया या नहीं, वो हंसने लगी तो अविका जीवा से बोली, मानना पड़ेगा तेरे दोनों बच्चे काफी यूनिक हैं, और हंसने लगी। जीवा उसको घूरते हुए बोली, चुप रह, तू समझी, मैं अब भी तुम दोनों से नाराज हूँ। फिर दोनों को देखते हुए बोली, तुम दोनों जाओ और आराम करो, बाकी की बातें हम बाद में करते हैं। दोनों ने हाँ में सर हिलाया और सब कमरे में चले गए। इधर जिरांश अतुल और समीर को अपने साथ लेकर आया और बोला,
मैं आप दोनों से सीधा सीधा पूछता हूँ, क्या आप दोनों निधि मासी और अविका मासी को लाइक करते हो? अगर हाँ तो बोलो और झूठ तो बोलना ही नहीं, वरना मैं आप दोनों की शादी कभी भी दोनों मासी से होने नहीं दूंगा। उसकी बात सुन समीर और अतुल दोनों हैरान रह गए। तभी वहां पर रचित आता है और कहता है, क्या हो रहा है यहाँ? और अतुल और समीर की तरफ देखकर कहता है, तुम दोनों आओ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। रचित की बात सुनकर समीर और अतुल उसके साथ जाने लगते हैं तो जिरांश धीरे से कहता है, मैंने जो बोला है वो आप दोनों याद रखिएगा। समीर और अतुल उसको घूरते हुए उसके कमरे से बाहर चले जाते हैं। वो तीनों स्टडी रूम में जा ही रहे थे कि देखते हैं जीवा अविका निधि वही हाल में बैठकर बातें कर रही थी और साइड के सोफे पर रीवा बैठकर अपना सेव खाने की कोशिश कर रही थी। रीवा को ऐसी कोशिश करते देख तीनों मुस्कुराकर के स्टडी रूम में चले जाते हैं। जीवा निधि और अविका से कहती है, तो क्या आप तुम दोनों यही रहने वाले हो? निधि कहती है, हाँ, जहाँ तू रहेगी वही हम भी रहेंगे ना। जीवा उसको देखकर मस्ती करते हुए कहती है, तो तू एक काम करना, मेरे देवर से शादी कर ले, जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। जीवा की बात सुनकर निधि चिढ़ जाती है और अविका अपना पेट पकड़कर हंसने लगती है। उन तीनों को हंसते देख कर के रीवा भी हंसने लगती है। तीनों पास बैठी रीवा की तरफ देखती है तो निधि जीवा से कहती है, तू देखना, अपनी रीवा बड़ी होकर बहुत ही खूबसूरत और बहुत बातें करने वाली होगी। निधि के बात पर अविका उसको छेड़ते हुए कहती है, कैसी भी हो पर तेरे जैसी तो बिल्कुल भी ना हो बस। निधि चिढ़कर अपना मुंह बनाते हुए कहती है, क्यों, मुझमें क्या कांटे लगे हैं? क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? अविका उसको छेड़ते हुए कहती है, हाँ, तभी तो मैं ऐसा कह रही हूँ। जीवा भी निधि को चिढ़ाते हुए मजे लेती हुए कहती है, हाँ अभी तू सही बोल रही है, मेरी बेटी इसकी जैसी तो बिल्कुल ना हो बस। उन दोनों को बात सुनकर निधि चिढ़कर उनको मारने के लिए उठती है तो जीवा और अविका दोनों हंसते हुए भागने लगती हैं और निधि उन दोनों के पीछे पीछे दौड़ने लगती है। रीवा सबको भागता देख अपने छोटे छोटे हाथों को अपने पैरों पर रख रख के हंसने लगी। इधर स्टडी रूम में सब लोग बाहर आती आवाज सुनकर बाहर आ गए और जिरांश भी अपने रूम से निकलकर बाहर आ गया। सब वही खड़े होकर उन तीनों लड़कियों को देखने लगे जो बच्ची बनकर एक दूसरे के पीछे भागी जा रही थी। जिरांश रचित के पास आते हुए उससे कहता है, डैड, मॉम अभी भी बच्ची है क्या? रचित उसके सर को थपथपाते हुए कहता है, कोई बात नहीं है, तुम्हारी मॉम जैसी भी है, मुझे हमेशा पसंद रहेंगी। जिरांश उसकी तरफ अपना फेस करके कहता है, डैड, आपके पास कोई दूसरी चॉइस भी नहीं है। तभी समीर बीच में बोल पड़ता है, तुम रचित को धमकी दे रहे हो या बता रहे हो? जिरांश अपने कॉलर सही करते हुए कहता है, आप लोग जो समझिए। इधर नीचे जब तीनों भागकर थक जाती हैं तो वापस सोफे पर आकर बैठ जाती हैं। रचित सबके साथ नीचे उतरते हुए कहता है, इतनी रात को तुम तीनों को पकड़म पकड़ाई खेलनी है? चलो अभी सब लोग अपने अपने रूम में जाओ सोने के लिए। निधि अपना आई विंक करते हुए रचित से कहती है, जीजू ऐसा कहिए ना कि आपको जीवा के साथ टाइम स्पेंड करना है, इसलिए आप हमें सोने के लिए भेजना चाहते हो। जीवा उसकी बात सुनकर के उसके पीठ पर मारते हुए कहती है, तेरा दिमाग कहाँ कहाँ चलने लगता है? रचित निधि से कहता है, अरे साली साहिबा, हमने कब बोला कि आप टाइम स्पेंड ना करो, आप भी जाओ करो, और अगर कोई नहीं है आपके पास टाइम स्पेंड कराने वाला तो बोलो, मैं ढूंढ देता हूँ आपके लिए, इतना तो कर ही सकता हूँ, आपका जीजा जो हूँ। निधि मुंह बनाते हुए कहती है, रहने दो आप, मैं ऐसे ही सिंगल अच्छी हूँ। फिर जब सबको गुड नाइट बोलते हैं और फिर अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अपने रूम में जीवा रीवा को सुला रही थी और रचित सोफे पर बैठकर लैपटॉप में ऑफिस का काम कर रहा था कुछ। तभी उनके डोर पर नॉक होता है तो रचित जाकर के दरवाजा खोलता है तो देखता है कि जिरांश अपने नाइट सूट में वही खड़ा था। तो रचित जिरांश से पूछता है, क्या हुआ तुम इतनी रात को? जिरांश रचित से कहता है, डैड, क्या मैं अंदर आ जाऊं? रचित उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ आ जाओ, तुम पूछ क्यों रहे हो? जिरांश अंदर आ जाता है और फिर अपनी बहन के पास जाकर के बैठ जाता है। रीवा उसको देखकर बेड पर बैठने की कोशिश करने लगती है तो जीवा उसे ऐसे कोशिश करते देख मुस्कुराते हुए उसे बेड पर बिठा देती है। रीवा अपने पेट के बल लेटते हुए जिरांश के पास आ जाती है और जिरांश का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगती है तो जिरांश अपने पॉकेट से कुछ निकालता है तो जीवा उससे पूछती है, यह क्या है गोलू? जिरांश अपनी मोम की बात सुन उससे कहता है, मोम, यह मैं ले आया हूँ रियू के लिए,
फिर रीवा के गले में वो चैन पहना देता है, जिसे देख कर के रचित हैरानी से जिरांश को देखने लगता है। रचित जिरांश को देख रहा था तो जीवा उससे पूछती है, क्या हुआ, आप उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो रचित उससे कहता है, कुछ नहीं। तो जीवा फिर से जिरांश से पूछती है, गोलू बताओ ना क्या हुआ है? जिरांश अपना कंधा उचकाते हुए कहता है, मोम मुझे नहीं पता और अब मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। ये बोल जिरांश कमरे से बाहर भाग जाता है। रचित जीवा से कहता है, जान मैं अभी आता हूँ, और कमरे से बाहर की तरफ चला जाता है। तो जीवा खुद में बड़बड़ाते हुए कहती है, पता नहीं क्या करते रहते हैं दोनों बाप बेटे। फिर वो रीवा को अपनी गोद में लेते हुए कहती है, चलो अब हम दोनों सो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे डैड और भाई दोनों बिजी हैं। रीवा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जीवा को देखकर हंसने लगी। तो जीवा उसके गालों पर किस करते हुए कहती है, आप अब हंसो मत, बहुत शैतान हो गई हो आप। तो रीवा और हंसने लगी। दोनों माँ बेटी ऐसे ही खेलने लगी। इधर जिरांश अपने रूम में था, जहां रचित अपना दोनों हाथ बांधे खड़ा जिरांश को देख रहा था। जिरांश उसके सामने खड़ा था तो रचित उससे पूछता है, तुम बताओ मुझे कि वो लॉकेट अभी रीवा को पहनाने की क्या जरूरत थी? वो अभी छोटी है, अगर किसी ने उस लॉकेट को चुरा लिया और उसका मिसयूज कर दिया तो? रचित की बात सुनकर जिरांश कहता है, डैड आप फिक्र मत करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं हमेशा रियू के साथ रहूंगा, और वैसे भी अब वो बड़ी हो रही है, सो डोंट वरी। उसकी बात सुन रचित कुछ बोलने को होता है कि तभी उसकी नज़र दरवाजे पर जाती है। तो वो देखता है कि जीवा कमरे के अंदर आ रही थी, तो वो चुप हो जाता है। जीवा अंदर आती है और जिरांश और रचित की तरफ देखकर बोलती है, आप दोनों कौन सी बात कर रहे हो जो अभी तक बात ही खत्म नहीं हो रही है? तो जिरांश जीवा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मोम मैं बस डैड से अपने होमवर्क के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था। तो जीवा इधर उधर देखते हुए बोली, अच्छा, पर तुम्हारे बुक्स कहाँ हैं? जीवा की बात सुन रचित जल्दी से उसके पास आते हुए कहता है, चलो कमरे में चलकर बात करते हैं, गोलू का होमवर्क पूरा हो गया है, अब उसको सोना है। इस पर जीवा जिरांश की तरफ देखकर उसे गुड नाइट विश करती है। जिरांश भी गुड नाइट विश करता है। रचित और जीवा जिरांश के रूम से बाहर आ जाते हैं। तो जिरांश एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, आज पके जाते, अगर सही समय पर डैड मोम को यहाँ से लेकर नहीं गए होते। फिर वो अपने बेड पर सोने के लिए आ जाता है। इधर जीवा और रचित अपने रूम में आते हैं तो जीवा रीवा के पास जाकर पालने में देखती है। रीवा आराम से सो रही थी और नींद में ही अपने गुलाबी लिप्स को अपनी पर जीभ घुमा रही थी। उसकी ऐसी हरकतें देखकर जीवा मुस्कुरा देती है। रचित उसके पास आते हुए और पीछे से हग करते हुए कहता है, जान क्या देख रही हो तुम? तो जीवा उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, हमारी राजकुमारी को देख रही हूँ। रचित रीवा की तरफ देखते हुए कहता है, जान हमारे बच्चे कितने जल्दी बड़े होते जा रहे हैं। तो जीवा पीछे मुड़ते हुए अपने दोनों हाथों को रचित के गले में डालते हुए कहती है, हाँ जी आप सही कहते हो। पर उसकी बात सुन रचित उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, जी कहिए, पर क्या? जीवा उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, यही कि आप बूढ़े हो रहे हैं अब। जीवा की बात सुन रचित उसे घूरते हुए कहता है, अच्छा तो अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तुमको ऐसा लगता है? जीवा मुस्कुराते हुए हाँ बोल देती है और हंसने लगती है। रचित उसकी हंसी में खो जाता है। जीवा उसके सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहती है, कहाँ खो गए आप? तो भी रचित कोई जवाब नहीं देता है। तब जीवा उसके गाल पर बाइट कर देती है। रचित को अपने गाल पर जबरदस्त महसूस होता है तो वह अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और जीवा से कहता है, आह रुको अभी बताता हूँ तुमको मैं। फिर जीवा को अपने पास खींचकर उसके होठों पर किस करने लगता है। रचित किस करते हुए अपना हाथ जीवा के कुर्ती में ले जाने लगा तो जीवा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, अभी मेरे पीरियड चल रहे हैं। रचित अपना छोटा सा मुंह लेकर उसको देखने लगता है तो जीवा हंसते हुए उससे कहती है, चलिए अब सोना नहीं है क्या? रचित जीवा को अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, चलो मैं तो चल ही रहा हूँ। इस पर जीवा प्यार से अपना दोनों हाथ उसके गले में डाल देती है। रचित बेड की तरफ आ जाता है। रचित धीरे से उसे बेड पर साइड में लेटा देता है और खुद भी उसी के पास लेटकर जीवा को अपनी तरफ खींचकर हग कर लेता है। जीवा अपना सर ऊपर करके उसकी तरफ देखती है तो रचित उससे कहता है, जान सो जाओ, मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है। रचित की बात सुन जीवा जल्दी से अपना सर उसके सीने में छुपा लेती है।
उसको ऐसा करते देख रचित मुस्कुराकर उसे टाइट हग कर लेता है और दोनों सो जाते हैं। तारांकन एक तरफ जीवा यहाँ रचित के बाहों में सुकून की नींद सो रही थी, वहीं दूसरी ओर इंडिया से दूर एक बार में एक लड़की बैठी हुई थी। उसके बगल में एक लड़का बैठा उस लड़की से कह रहा था, बेबी क्या तुम सच में इंडिया जाना चाहती हो? तुम्हें पता है ना कि तुम प्रॉब्लम में आ सकती हो? तो वो लड़की उस लड़के की तरफ मुड़ते हुए कहती है, बेबी तुम फिक्र मत करो मेरी, क्योंकि मेरे साथ तुम भी आ रहे हो। उसकी बात सुन लड़का उससे कहता है, बेबी मैं तुमको वैसे भी अकेले वहां नहीं जाने देता। इस पर वो लड़की अपने हाथ में पकड़ी वाइन की ग्लास को घुमाते हुए कहती है, तुम्हारी जिंदगी में बहुत खुशियां आ गई हैं ना जीवा, सुना है तुम्हारा अपना परिवार भी हो गया है। फिर पागलों की तरह हंसते हुए हा 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 हा, सारी खुशियां छीन लूंगी मैं तुम्हारी, तुम तरसोगी खुशियों के लिए पर तुमको खुशियां नसीब नहीं होंगी, आ रही हूं मैं, हा 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 हा। अगली सुबह जीवा अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि रचित रीवा को गोद में लेकर चुप करा रहा था। जीवा प्यार से उन दोनों को देखने लगती है। जब रचित को अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस होती है तो वो इधर उधर देखता है तो पाता है उसकी वाइफ उसको देख रही होती है। तो वो रीवा को लेकर जीवा के पास आ जाता है और उससे कहता है, जान तुम उठ गई? तो जीवा कहती है, हाँ, क्योंकि मुझे आज ऑडिशन के लिए जाना है। फिर कुछ सोचते हुए कहती है, मैं सोच रही हूँ कि ऑडिशन देने से पहले मैं एक्टिंग की क्लास ले लूँ 3 मंथ वाली, आप क्या कहते हैं? तो रचित उसे देखकर कहता है, जान तुमने एक्टिंग की स्टडी तो की है ना, फिर क्लास लेने की क्या ज़रूरत है? तो जीवा कहती है, इसलिए क्योंकि एक्टिंग स्किल्स सीखनी पड़ती है। रचित कहता है, ओके फिर मैं राघव से बोल देता हूँ कि वो तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा एक्टिंग कॉलेज देख ले। जीवा हाँ बोलकर रीवा को लेकर उसके रूम की तरफ आ गई। जीवा रीवा को नहलाती है और खुद भी नहाकर बाथरूम के बाहर आती है। वो एक नौकरानी को आवाज़ देती है और उससे कहती है, जाओ और जाकर मेरे रूम से मेरी पिंक कुर्ती और प्लाजो ले आओ। वो नौकरानी उसकी बात सुनकर उसके कमरे में चली जाती है और जीवा के कपड़े लेकर आती है और कपड़े को वहीं रखकर बाहर चली जाती है। तब तक जीवा ने रीवा को तैयार कर दिया था। रीवा बिल्कुल किसी डॉल की तरह लग रही थी क्योंकि जीवा ने उसे पिंक कलर की फ्रॉक पहना रखी थी और उसके बालों में 2 पिंगी वाले क्लिप लगा रखे थे। जीवा जल्दी से बाथरूम में जाती है और अपने कपड़े चेंज करके आती है और अपने बालों का मैसी बन बना लेती है और कानों में झुमके, माथे पर रेड कलर की बिंदी, होठों पर रेड लिपस्टिक, उसके चेहरे पर 4 चांद लगा रहे थे। आप सबको बता दूं कि रीवा का रूम तभी बनवा दिया था रचित ने जब रीवा 3 मंथ की हुई थी। रीवा की सारी चीजें जैसे कपड़े, खिलौने, उसके सारे टॉयज सब उसके रूम में ही था। इधर रचित अपने रूम में रेडी हो रहा था, तभी उसका फोन बजता है तो रचित फोन उठाकर देखता है तो उस पे राघव नाम फ्लैश हो रहा था। रचित कॉल पिक करता है तो उधर से राघव की आवाज आती है, गुड मॉर्निंग सर। तो रचित उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और राघव से पूछता है, क्या हुआ? तो राघव कहता है, सर प्रॉब्लम हो गई है, और फिर रचित को बताने लगता है। रचित उसकी बात सुनकर कहता है, ठीक है तुम भी मीटिंग की तैयारी करो। ये बोल रचित कॉल कट कर देता है। फिर रेडी होकर अपना फोन लेकर नीचे आता है तो देखता है उसका बेटा 3 पीस बिजनेस सूट पहनकर सोफे पर बैठकर राघव से कुछ बात कर रहा था। रचित को समझ आ जाता है कि उसके बेटे से कोई भी बात छुप नहीं सकती, तो रचित उसके पास आकर बैठ जाता है। तो जिरांश उसकी तरफ देखकर कहता है, डैड अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ, पर मैं बोर्ड मीटिंग शुरू होने से पहले ऑफिस आ जाऊंगा। उसकी बात सुन रचित कहता है, तो तुमने अभी से क्यों पहन रखा है बिजनेस सूट? तो जिरांश अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहता है, डैड मुझे स्कूल से सीधा ऑफिस आना है इसलिए। रचित उसकी बात सुन मन में मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बाप हूँ तुम्हारा बेटा। तभी उनको पैरों की आहट सुनाई देती है तो सब उधर देखते हैं। दोनों माँ बेटी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। दोनों ने आज मैचिंग ड्रेस पहन रखी थी। जीवा रीवा को अपनी गोद में लिए आती है और रचित और जिरांश को देखकर पूछती है, क्या बात है आज आप दोनों ऐसे रेडी होकर कहाँ जा रहे हो? तो रचित उससे कहता, मैं मेरे ऑफिस जा रहा हूँ, शायद तुम भूल रही हो कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे ऐसे ही जाना पड़ता है ऑफिस। तो जीवा जिरांश की ओर इशारा करके कहती है, और आप कहाँ चले छोटे चूहे? अपनी मोम को खुद को चूहा बुलाते सुन जिरांश उससे कहता है, मोम मैं चूहा नहीं हूँ और मेरे स्कूल में आज ऐसे ही ड्रेस कोड है,
तो मैंने भी पहन लिया। तो जीवा कुछ सोचते हुए बोली, पर स्कूल से तो कोई नोटिस नहीं मिला मुझे। तो जिरांश अपने डैड की तरफ देखता है। तो रचित जीवा से कहता है, जान मुझे कल कॉल आया था, इसके स्कूल से, मैं तुमको बताना भूल गया। तो जीवा जिरांश के पास आते हुए बोली, गोलू तुम कोई अच्छा कलर पहनते सूट, ये क्या सब ब्लैक ब्लैक पहन लिया तुमने, चलो ऊपर मैं चेंज करवाती हूँ। तो जिरांश जल्दी से कहता है, नो मोम, आप रहने दो, और इस ड्रेस में क्या खराबी है। तो जीवा उसको आंख दिखाते हुए कहती है, तुम छोटे चूहे मुझसे होशियारी दिखा रहे हो, चलो, और उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाने लगी। तो जिरांश बोला, मोम यह अच्छा तो है। जीवा फिर भी उसकी बात नहीं सुनती और उसे ले जाने लगती है। तब तक समीर, अतुल, अविका, निधि भी आ जाते हैं। जीवा को ऐसे जिरांश को ले जाते हुए देख किसी को कुछ समझ नहीं आता है। तो निधि जीवा को रोकते हुए पूछती है, अरे क्या हुआ, तू ऐसे क्यों ले जा रही है इसे। तो जीवा उससे बोली, इस चूहे के स्कूल में आज कोई ड्रेस कोड वाला डे है और ये लड़का ब्लैक ब्लैक होकर जा रहा है। जीवा की बात सुन अविका आगे आती है और जिरांश को उससे छुड़ाते हुए कहती, तू पहले तो उसको छोड़, और यह क्या लगा रखा है, क्या पता उसको ब्लैक कलर फेवरेट हो। तो जीवा कहती है, तो तुम सब अब इस चूहे की तरफ हो रहे हो। तो निधि उसके पास आते हुए कहती है, हाँ तो हमारा गोलू इतना क्यूट है कि अब हम तेरी पार्टी में नहीं रहेंगे। तो जीवा उसको घूर कर देखती है। तो निधि भागकर खाने की टेबल पर आ जाती है और साथ में जिरांश को ले आती है। तो जीवा अपना पैर पटकते हुए डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। रचित जो सोफे पर बैठा सब तमाशा देख रहा था, वो उठकर ब्रेकफास्ट के लिए आ जाता है और जाकर जीवा के बगल में बैठ जाता है। तो जीवा उसको घूर कर देखती है और कहती है, आपका बेटा आप पर गया है पूरा। तो रचित धीरे से उसके कान में कहता है, जान बेटा मेरा है तो किस पे जाएगा। जीवा चुप हो जाती है और ब्रेकफास्ट करने लगती है। सबने अपना अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया। तो निधि जीवा से बोली, क्या तू आज जा रही है ऑडिशन के लिए। तो जीवा बोली, नहीं, मैंने सोचा कि पहले एक्टिंग क्लास ले लूँ फिर ज्वाइन करूँ। उसकी बात सुन अविका बोली, हाँ ये तूने सही सोचा है। उन सबको बात करता देख रचित राघव से बोला, सारी तैयारी हो गई है। तो राघव बोला, यस सर। तो समीर और अतुल बोले, हम भी आ रहे हैं। रचित ने अपना सर हिला दिया। इधर जिरांश अपना स्कूल बैग लेकर अजय के साथ जाते हुए बोला, डैड की सिक्योरिटी बढ़ा दो, कोई भी बिना डैड या राघव अंकल के परमिशन के बिना ऑफिस में या विला में ना जाने पाए। तो अजय बोला, जी छोटे बॉस। इधर विला के बाहर रचित अपनी कार में बैठने जा रहा था, तभी पीछे से उसे जिरांश की आवाज आई, डैड। रचित उसकी आवाज से सुनकर वहीं रुक जाता है। तो जिरांश उसके पास आकर कहता है, डैड यह आप अपने पास रखिए। रचित उसके हाथों की तरफ देखता है, वो एक गन थी, वो भी न्यू मॉडल की। रचित उसके हाथ से गन ले लेता है और कहता है, कब मिली तुम्हें ये। तो जिरांश कहता है, डैड कल ही डिलीवर हुई है, यह मोम के हाथ ना लगे इसलिए मैंने रखा था। तो रचित उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है, पर आगे से ध्यान रहे कि ऐसी कोई बात हो तो तुम राघव या अजय को बोल दिया करो। तो जिरांश अपना सर हिला देता है और अजय के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। तो रचित भी अपनी कार में बैठकर कंपनी निकल जाता है। इधर विला के अंदर जीवा हॉल में बैठी निधि और अविका से बातें कर रही थी और उसकी छोटी राजकुमारी नीचे फर्श पर खेल रही थी। तभी जीवा के फोन का मैसेज टोन बजता है। जीवा अपना फोन उठाकर देखती है तो शॉक हो जाती है। जीवा अपना फोन देखकर कुछ सोचती है, फिर जाकर हॉल में निधि और अविका के पास बैठ जाती है। तो अविका उससे पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक है ना। तो जीवा कहती है, हाँ सब सही है। तभी कुछ गिरने की आवाज आती है। तो वो लोग उधर देखते हैं कि रीवा खड़े होकर चलने की कोशिश कर रही थी और गिर कर उठ रही थी। उसको ऐसे बार बार कोशिश करते देख निधि जल्दी से सोफे से उठकर रीवा के पास जाती है और रीवा को अपनी गोद में उठा लेती है। तो रीवा उसको अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है। निधि बोलती है, ऐसे क्यों देख रही हूँ मेरी क्यूट लिटिल गर्ल। फिर रीवा को लेकर सब लोगों के पास आ गई। तो रीवा अविका और जीवा को देखकर हंसने लगी। तो रीवा को ऐसे बिना बात के हंसते हुए देख वो दोनों भी हंसने लगी। तारांकन सिंह इंटरप्राइज तारांकन रचित अपने केबिन में बैठा था, उसके साथ समीर, अतुल और राघव सब थे। रचित उनकी तरफ देखकर बोला, हमारे पास सारे शेयर हैं पर 10% शेयर कपूर के थे, पर उसका कोई पता नहीं चल रहा है। फिर राघव की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी कोई बात हुई क्या फेरिश इंटरप्राइज से।
तो राघव बोलता है, सर हमने उन्हें ईमेल और मैसेज दोनों कर दिए हैं। रचित कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तो समीर बोला, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे डैड को पहले बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने सब छोड़ दिया था डूबने के लिए, तो तुमने इस एम्पायर को संभाला, लेकिन अब वो क्यों इस कंपनी में शेयर लेना चाहते हैं। रचित कहता है, सोनम और उसके निकम्मे पति के लिए जो उसके घर पर घर जमाई बनकर बैठा है, और शायद उन्होंने ही कपूर को यहाँ भेजा था, जो दादाजी के रिलेशन से इस कंपनी में शेयर लेने आया था। रचित की बात सुन अतुल गुस्से में अपनी चेयर से उठते हुए बोला, डैड कभी भी सुधर नहीं सकते, यह मुझे पता था, पर वो उस औरत के लिए अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। रचित अपनी चेयर से उठकर अतुल के पास आया और उससे बोला, छोटे शांत हो जा, तू फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगा सब। तो समीर भी उनके पास आते हुए कहता है, तुम दोनों मुझे कैसे भूल गए। फिर तीनों गले लगते हैं तो रचित राघव की तरफ अपना हाथ बढ़ा के कहता है, आओ तुम वहाँ क्यों हो। राघव उसकी बात सुन इमोशनल होकर जल्दी से उनके पास आता है, फिर सब ग्रुप हग करते हैं। तभी केबिन पर नॉक होता है तो रचित सबसे अलग होते हुए कहता है, अब क्या पूरे दिन ऐसे ही रहोगे तुम सब। रचित को फिर से उसके खड़ूस वाले अवतार में देख तीनों अपना मुंह बनाकर वापस चेयर पर बैठ जाते हैं। रचित अपने एटीट्यूड में बोलता, कमिंग, तो पीयून अंदर आता है और कहता है, सर सारे बोर्ड मेंबर आ गए हैं। तो रचित अपनी चेयर से उठते हुए कहता है, चलो, और फिर आगे जाने लगता है। उसके पीछे राघव, समीर और अतुल भी आ जाते हैं। रचित और सभी मीटिंग हॉल के दरवाजे पर पहुंचे तो राघव जल्दी से आगे आकर मीटिंग रूम का गेट खोलता है। रचित, समीर और अतुल तीनों अंदर आते हैं। रचित की नज़र वहां बैठे सोनम, उसके पति और उसके डैड पर जाती है। वो उनको एक नज़र देखकर अपनी चेयर पर आके बैठ जाता है। उसके एक साइड में अतुल, समीर बैठ जाते हैं। सब लोग देखते हैं कि रचित के दूसरे साइड की 2 चेयर खाली थी। उनमें से एक चेयर किसके लिए खाली थी यह सब अच्छे से जानते थे। वो चेयर उनके बॉस की वाइफ का था, जिसका इस कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर है। पर किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि दूसरी एक्स्ट्रा चेयर आज क्यों रखी गई है। जब रचित देखता है कि सब आ गए हैं तो वो राघव को मीटिंग शुरू करने के लिए कहता है। राघव बोलता है, अटेंशन प्लीज, जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर आप लोगों को क्यों बुलाया गया है, तो मीटिंग शुरू करते हैं। रचित के पापा खड़े हुए और जैसे ही वो बोलने वाले तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है। सब उस तरफ देखते हैं तो वहाँ जीवा खड़ी थी। उसने एक ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था। वो काफी खूबसूरत लग रही थी। जीवा को वहां देख राघव जल्दी से आगे आकर उसको ग्रिट करते हुए कहता है, मैडम आप आ गई। तो जीवा उसकी ओर देखकर आगे बढ़ते हुए कहती है, गुड जॉब, इस बार तुमने अच्छा काम किया है। वो ये बोलते हुए रचित की दूसरी साइड रखी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। रचित उसको देखकर धीरे से बोलता है, तुमको कैसे पता कि आज बोर्ड मीटिंग है। तो जीवा अपने पैर पर अपना दूसरा पैर रखते हुए कहती है, आपको क्या लगा अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि उनको सोनम की आवाज आती है जो कह रही थी, क्या यहाँ कोई पेरेंट्स मीटिंग है जो तुम मुंह उठाकर चली आई यहाँ भी। उसकी बात सुनकर रचित को बहुत गुस्सा आता है और वो सोनम को कुछ बोलने ही वाला था कि जीवा उसका हाथ पकड़ लेती है और सोनम की तरफ देखते हुए उससे कहती है, ओह लगता है तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हारी आंखें भी खराब हो गई हैं, जो तुमको पेरेंट्स मीटिंग और बोर्ड मीटिंग में फर्क नहीं समझ आता। उसकी बात सुन सब हंसने लगे। रचित जीवा की तरफ देखता है, फिर राघव से कहता है, शुरू करो। मीटिंग शुरू हो गई थी। रचित के पापा उठते हैं और सबकी तरफ देखकर कहते हैं, अभी मेरे पास पूरे 40% हैं। उनकी बात सुन सब हैरानी से उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो वो फिर से सबकी तरफ एक फाइल दिखाते हुए बोले, अभी मेरे पास 40% शेयर हैं, तो इस हिसाब से मैं इस कंपनी का 50% शेयर होल्डर हो सकता हूँ। उनकी बात सुन रचित बोला, आपको क्या लगता है आपके इस 40% से क्या होगा जो शेयर आपके हैं ही नहीं। तो सोनम रचित से कहती है, भाई रूल्स के हिसाब से जिसके पास 40% शेयर होंगे वो कंपनी में 50% का हिस्सेदार होगा, वो चाहे जैसे भी लिया गया शेयर हो। ओके। तो रचित के पापा रचित की तरफ एक फाइल फेंकते हुए कहते हैं, लो और साइन करो। तभी एक आवाज आती है, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा रुक जाइए, पहले कंफर्म तो हो जाए कि शेयर आपके हैं भी या नहीं। सब उस तरफ देखकर हैरान रह जाते हैं।
जीवा उस तरफ देखकर हैरान थी। बोर्ड मीटिंग में जितने भी लोग बैठे थे हैरान थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी उस छोटे अकड़ू बच्चे को देखा था। रचित के केबिन में वो बच्चा हमेशा बैठा रहता था। जिरांश सबको इग्नोर कर अंदर आता है और अपनी माँ के पास रखी चेयर पर बैठ जाता है। तो रचित के डैड कहते हैं, यह क्या मजाक है रचित, यह कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी कभी भी अपना मुंह उठाए चला आ रहा है। उनकी बात सुन जिरांश कहता है, आप सही कह रहे हैं, मैं भी अपने डैड से यही पूछने वाला था कि यहाँ कोई भी मुंह उठाए कैसे आ गया। उसकी बात सुन मोहन जी कहते हैं, बच्चे तुम अभी बहुत छोटे हो ये समझने के लिए। तो सोनम अपना पानी का ग्लास उठाकर उसमें से पानी पीते हुए बोली, तुम्हारा नाम जिरांश है ना? मैंने सुना है तुम रचित के साथ ऑफिस भी आते हो, लेकिन क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह नहीं समझाया कि आज यहाँ कितना इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रहा है? तुमको किसने बोला यहाँ आने को? उसकी बात सुन जीवा और रचित कुछ बोलते तभी उन्हें जिरांश की आवाज सुनाई दी, आप मुझे पागल लगती हैं, और आपको क्या लगता है कि मुझे ये समझने की जरूरत है कि यहाँ क्या डिस्कस हो रहा है? और हाँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, अगर अभी भी हर बात मुझे मेरी मोम बताएगी तो मैं क्या करूँगा? उसकी बात सुन सोनम गुस्से से बोली, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जीवा जो सब होते हुए देख रही थी वो गुस्से से अपनी चेयर से उठने लगी, तो रचित उसका हाथ पकड़ बिठाते हुए बोला, जान उसे कुछ नहीं होगा, उसे बोलने दो, आगे जो होगा मैं संभाल लूंगा। उसकी बात सुन जीवा वापस अपनी चेयर पर बैठ गई। तभी जिरांश बोला, आप होती कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाली? जिरांश राघव से बोलता है, इनको यहाँ किसने बुलाया है? जहाँ तक मुझे पता है इनके पास कोई शेयर भी नहीं है कंपनी के, तो इनको और इनके निकमे पति को यहाँ लाया कौन है? जिरांश की ऐसी बातें सुन सब उसे ही देख रहे थे। 6 साल का बच्चा ये सब बोल रहा था, उन सबको यकीन नहीं हो रहा था। राघव जल्दी से जिरांश के पास आकर बोला, छोटे बॉस, इन लोगों का कोई भी शेयर नहीं है हमारी कंपनी में, ये लोग मिस्टर सिंह के साथ आए हैं। राघव की बात सुनकर जिरांश मिस्टर सिंह की ओर देखकर कहता है, क्या आपको कंपनी का नियम पता नहीं है कि यहाँ बाहर के लोगों का आना मना है? तो आप अपने साथ अपने 2 पालतू कुत्ते भी ले आए साथ में। खुद को कुत्ता सुन सोनम गुस्से से कुछ बोलने को हुई कि उसके डैड की आवाज आई, मैं तुमको अभी तक बच्चा समझकर माफ कर रहा था। जिरांश उनकी बात काटते हुए बोला, मैं भी आपकी रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, वरना जो मेरे मोम डैड की इंसल्ट करता है उसे मैं अभी तक इस ऑफिस से बाहर फिकवा चुका होता। मेरे आने से पहले आप क्या बोल रहे थे? आपको 40% चाहिए, पर आपके पास 40% है क्या? जिरांश की बात सुन सब मिस्टर सिंह की तरफ देखने लगते हैं, तो सोनम का पति अमित जो अभी तक कुछ नहीं बोल रहा था वो उठा और फाइल जिरांश की तरफ फेंक दी। फाइल जिरांश के फेस पर लगती उससे पहले ही उसने उसे अपने एक हाथ से पकड़ लिया था। यह इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ बोलने या करने का मौका ही नहीं मिला। बॉडीगार्ड जो अमित को मारने के लिए आगे बढ़े ही थे, जिरांश ने उनको रुकने का इशारा दिया। जीवा गुस्से से बोली, तुम अंधे हो गए हो क्या? अगर आज तुम्हारी फेंकी हुई फाइल मेरे बच्चे को लगती तो मैं तुमको ऐसा सबक सिखाती कि तुम कभी ऐसी हरकत नहीं करते। रचित जीवा का हाथ पकड़ उसे शांत कराने लगा। जिरांश अपनी मोम को टेंशन लेते देख बोला, डोंट वरी मोम, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर फाइल को वापस टेबल पर फेंकते हुए बोला, मिस्टर सिंह, इसमें लिखा है कि जब मिस्टर कपूर अपने 10% आपके नाम ट्रांसफर करेंगे तब आप इस कंपनी के 50% के पार्टनर होंगे। लेकिन मिस्टर कपूर तो आए नहीं हैं। आज तो आप बताएंगे कि उनके शेयर आपको कैसे मिल सकते हैं बिना किसी साइन के। जिरांश की बात सुन अमित जल्दी से टेबल से फाइल उठाता है और देखता है तो वहां मिस्टर कपूर के सिग्नेचर नहीं थे। तो मिस्टर सिंह आराम से बोले, तो क्या हुआ, सिग्नेचर नहीं है? मैं अभी उनको कॉल करके बुलाता हूँ। और फिर अपना फ़ोन निकाल कॉल लगाने लगे, लेकिन मिस्टर कपूर का फ़ोन ऑफ बता रहा था। उन्होंने कई बार ट्राई किया लेकिन नहीं लगा कॉल। तो जिरांश बोला, अब टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। फिर अपना फ़ोन निकाल कर कुछ करता है। तभी दरवाजे से अजय अंदर आता है और जिरांश की तरफ एक फाइल देता है और उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। जिरांश वो फाइल राघव को देते हुए कहता है, इसे पढ़ो। तो राघव जल्दी से फाइल लेकर देखता है, उसकी आंखें जैसे अभी बाहर आ जाएगी। वो खुद को संभालता है, फिर सबकी तरफ देखकर बोलना स्टार्ट करता है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मेरे हाथ में फाइल है। मैं आप सबको बता दूं कि यह शेयर की फाइल है।
जिसे अभी हमारी कंपनी रिलीज करने वाली है। राघव की बात सुन सबके बीच बातें होने लगी, तो राघव फिर से बोला, अभी के शेयर मेंबर के नाम की लिस्ट है। रचित सिंह -20%, जीवा सिंह -20%, जिरांश सिंह 20%, रीवा सिंह 20%, अतुल सिंह 5%, समीर रावत 5%, मोहन सिंह 5% और 5% अदर कंपनी के हैं। राघव फाइल से अपना सर उठाकर देखता है तो सारे लोग हैरानी में थे। तो रचित अपनी चेयर से उठते हुए बोला, जैसा कि कंपनी का रूल है तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा शेयर मेरे पास है। किसी को कुछ और कहना है? अगर नहीं तो बाय। रचित वहां से जाने लगा तो जीवा भी उठ गई, तो रचित उसका हाथ पके आगे जाने लगा। तो जीवा बोली, गोलू वही रह गया है। तो रचित रुका और अपने बेटे की ओर देखने लगा तो जिरांश उनके पास आकर बोला, मोम डैड, मैं थोड़ी देर यही रहूंगा फिर आ जाऊंगा। तो जीवा उसको कुछ बोलती उससे पहले रचित बोल पड़ता है, ओके। फिर बाकी सबको देखकर बोला, यही रुको जिरांश के साथ। तो सबने हाँ बोल दिया। रचित जीवा को लेकर मीटिंग हॉल से बाहर निकल गया, क्योंकि उसको पता था उसके बेटे के मन में कुछ चल रहा है, इसलिए वो बाहर आ गया। अपने डैड और मोम को बाहर जाने के बाद जिरांश गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, जो जहां पर है वो वहीं रुक जाए। अगर किसी ने एक भी कदम बढ़ाया तो समझो आज उसकी मौत पक्की है। जिरांश की बात सुनकर सब अपनी अपनी जगह पर रुक जाते हैं। एक बॉडीगार्ड जल्दी से आगे आकर के एक चेयर लाकर जिरांश के पीछे रख देता है। जिरांश आराम से उस चेयर पर बैठ जाता है, फिर अपने हाथ में माइक उठाकर बोलता है, जो लोग मेरे डैड की तरफ हैं वो साइड में खड़े हो जाए। जिरांश की बात सुन कुछ लोग जल्दी जल्दी जाकर दूसरी साइड खड़े हो गए। ये सब होते देख सोनम बोली, ओह, तो तुमको अब यहाँ मीटिंग रूम में खेल खेलना है? तुम बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह हो। जिरांश उसकी बात सुनकर राघव की तरफ देखते हुए कहता है, जो रूल्स लागू हुए हैं वो भी बताओ सब लोगों को। तो राघव आगे आता है और अपने हाथ में रखे पेपर को देखकर बोलता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने शेयर के बारे में बताया है आप सबको, अब मैं आप लोगों को कंपनी के रूल बता देता हूँ। एक, कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर बिना कंपनी के इजाजत के नहीं बेच सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कंपनी को जवाब देना पड़ेगा और कंपनी उस शख्स के खिलाफ मुकदमा भी कर सकती है। 2, कोई भी बाहर का इंसान हमारी कंपनी में नहीं आ जा सकता है। ऐसे ही राघव ने सारे रूल्स बता दिए। सोनम गुस्से से जिरांश की ओर बैठते हुए बोली, तुमको तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। जिरांश अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखता है तो बॉडीगार्ड सोनम और अमित को उठा लेते हैं और बाहर ले जाने लगते हैं। ये सब देख मिस्टर सिंह जिरांश से कहते हैं, तुमको डर नहीं लग रहा है ये सब करते हुए, और क्या संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने तुम्हें जो तुम ऐसे हो? जिरांश उनकी तरफ देखकर कहता है, मेरी मोम के संस्कार ही है जो अभी तक मैंने आप लोगों को छोड़ रखा है, वरना मेरी मोम के बारे में कोई ऐसे बोले और मैं चुप होकर सुनूं, इतना भी शरीफ नहीं मैं। ख्याल मनाइए, अभी तक आपके उम्र का लिहाज करके मैंने आपको कुछ नहीं किया। जा सकते हैं आप, और हाँ, इन दोनों को भी ले जाइए। यहाँ से हमारी कंपनी में हर जगह डस्टबिन नहीं है जो इन कचरों को वहाँ फेंका जाए। खुद को डस्टबिन कहे जाने पर सोनम और अमित दोनों गुस्से से आग बबूला हो गए। वो कुछ बोलते कि जिरांश की आवाज आई, लेकर जाओ इन सबको यहाँ से, और दोबारा इस कंपनी के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए। बॉडीगार्ड उन दोनों को उठाकर मीटिंग रूम से बाहर ले गए। राघव आगे आकर बोला, छोटे बॉस, मैडम आपके लिए परेशान हो रही हैं। सर ने आपको जल्दी केबिन में आने को कहा है। जिरांश घूर कर देखता है और बोलता है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मोम भी यहाँ आ गई है? तो राघव अपने सर से पसीना पोंछते हुए बोला, बॉस लेडी को बॉस अचानक से बुलाना पड़ा, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। जिरांश आगे बढ़ते हुए बोला, ठीक है, चलो देखते हैं मोम से कैसे बचना है। सैओ ऑफिस जीवा सोफे पर बैठी कुछ सोचे जा रही थी और रचित अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। रीवा वही ऑफिस के फर्श पर बैठी खेल रही थी। वो खेलते हुए खिड़की पर लगे कांच से नीचे देखती है। वहां ठेले पर कचौरी, वड़ा पाव, समोसे और बहुत कुछ मिल रहा था। रीवा अपना हाथ कांच पर मारने लगती है और अपनी तोतली आवाज में थाना थाना कहने लगती है। जीवा और रचित को जब उसकी आवाज आती है तो दोनों खिड़की की तरफ देखते हैं। रीवा को वहां देख जीवा जल्दी से भागकर उसके पास आती है। रचित भी जल्दी से रीवा के पास आता है। दोनों रीवा का हाथ देखते हैं जो कांच पर पीटने की वजह से रेड हो गया था।
जब दोनों रीवा की तरफ देखते हैं तो वो अपनी भरी आंखों से उनकी तरफ देख रही थी। दोनों को बहुत बुरा लगता है कि दोनों कैसे अपनी परेशानी में अपनी बेटी को भूल गए। जीवा उसे गले लगा लेती है, रचित भी उसको हग करता है। तो रीवा की आवाज आती है, मम, थाना। तो रचित उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, मेरी राजकुमारी को भूख लगी है, मैं अभी मंगवा देता हूँ आपके लिए खाने को। तभी केबिन का दरवाजा नॉक हुआ तो रचित ने अंदर आने को कहा। तो जिरांश अंदर आया, उसके पीछे राघव और अजय कुछ बैग लिए आ रहे थे। जब जिरांश अंदर आया तो उसे रीवा अपने हाथों से आंख को साफ करती हुई दिखी। रीवा की आंखें लाल हो गई थी। वो जल्दी से जीवा के पास आते हुए बोला, मोम क्या हुआ रियू को, वो रो क्यों रही है? जीवा बोली, इसे भूख लगी है। आज तुम्हारी रियू ने बस सुबह से नाश्ता किया था और अभी उसको भूख लगी है। जिरांश रीवा को अपनी गोद में लेते हुए बोला, क्या आज ये सुबह से बस ब्रेकफास्ट किए रह गई? फिर रीवा से बोला, रियू अब जब भी तुमको भूख लगे तो तुम मेरे पास आना, मोम डैड के पास मत जाना। तुमको पता है वो दोनों काफी टेंशन लेते हैं, इसलिए अब से तुम मुझे बताना कि तुमको क्या खाना है। रीवा उसकी बात सुन मुस्कुराने लगी। वो ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे उसे सब समझ आ गया है। रीवा को ऐसे हंसते देख सब हंसने लगे। तो जीवा सोफे पर बैठते हुए बोली, गोलू तुम्हें कैसे पता कि रीवा को भूख लगी है? अपनी मोम की बात सुन जिरांश बोलता है, मोम मुझे लगा इसे भूख लगी होंगी, पर मुझे नहीं पता था कि इसने खाना अभी तक नहीं खाया, वरना मैं सबसे पहले इसके पास आता। रचित उसकी बात सुन जीवा से बोला, अब तुम्हें रीवा की चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हारा बेटा ख्याल रख लेगा उसका। रचित की डबल मीनिंग बातें सुन जीवा उसे अपनी कोहनी से मारते हुए धीरे से कहती हैं, आप बहुत बेशर्म हो गए हैं, बच्चे हैं, यहाँ उनकी तो शर्म करिए। रचित कुछ बोलने को हुआ, तभी इमरजेंसी हॉर्न बजने लगा, जिसे रचित, जिरांश, अजय और राघव अलर्ट हो गए। तभी कुछ बॉडीगार्ड केबिन के अंदर आ गए। अजय ने किसी से फोन पर बात की और उसका चेहरा काला पड़ गया। वो जल्दी से रचित के पास आकर बोला, बॉस हमें यहाँ से अभी निकलना होगा, किसी ने 4th फ्लोर पर बॉम्ब फिट किया है और उसमें टाइमर सेट है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।